हेलो गाइस, मैं हूं शिशिर दास, आप लोगों का इंस्ट्रक्टर नॉलेज इंक एकेडमी में। आप सभी का स्वागत करता हूं इस लेक्चर में। तो वीएससीपीआर में मैंने आपको क्या बताया था कि वो एक ऐसी थियरी थी जो शेप्स के बारे में थी, मतलब स्ट्रक्चर के बारे में थी, किसका कैसा शेप है, किसका कैसा स्ट्रक्चर है, ये सब बताया था। जो आज हम करने वाले हैं वो एकदम अलग चीज। क्यों? क्योंकि वीएससीपीआर सारे मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर नहीं बता पाया था, बहुत लिमिटेड मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बता पाया था, सारे मॉलिक्यूल्स की शेप नहीं बता पाता था वीएससीपीआर। तो उसकी अपनी कुछ कमियां थी, वीएससीपीआर की सारी शेप्स नहीं बता पाने का कमी एक बड़ी बात है। अच्छा, आयंस की शेप नहीं बता पाता था, जैसे वो CO2 का बता देता था, CO3 2- की शेप नहीं बताता था। याद करो, उसकी शेप के लिए मैंने आपको TVSU समझाया है। वीएससीपीआर इसकी शेप नहीं बताता। आयंस का, पॉली एटॉमिक आयन का शेप वीएससीपीआर नहीं बता पाता। बेसिकली वीएससीपीआर की यही कमी है कि एक वीएससीपीआर सब मॉलिक्यूल्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है। वेरी लाउड एंड क्लियर। अगर आपके पास 4 ऑप्शन बने आए कि इसमें से क्या चीज वीएससीपीआर की कमी है या क्या चीज वीएससीपीआर नहीं बोल पाती, तो वीएससीपीआर सारे कंपाउंड के स्ट्रक्चर या फिर आयोनिक मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर खासकर नहीं बता पाती। इसीलिए हमें अगली थियरी की तरफ जाना पड़ेगा। अच्छा, एक और बात, वीएससीपीआर ये भी नहीं बताती कि बॉन्ड के बनने का रीजन क्या है, वो तो सिर्फ शेप के बारे में बताती है। तो अगली जो थियरी है वो ज्यादा बेहतर थियरी है, आपको ऐसा लगेगा देखो करने के बाद। पर मैं एक और बार याद दिला देना चाहता हूं जो बच्चे बाद में जुड़े हैं हमारे, कि हम लोग केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर कर रहे हैं। और केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में मैंने आप लोगों को बताया है कि इस चैप्टर में बेसिकली 4 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट है इंट्रोडक्शन, जो सबसे बड़ा पार्ट है, इंट्रोडक्शन वाला। और उसके बाद दूसरा पार्ट है वीएससीपीआर, जो हमने अभी अभी करा है। और उसके बाद तीसरा पार्ट चल रहा है अभी, वीबीटी एंड हाइब्रिडाइजेशन, इसकी शुरुआत होगी। भाई ये टॉपिक जो है ना, ये हाइब्रिडाइजेशन वाला टॉपिक, इसके ऊपर डबल स्टार है। ऐसा कोई पेपर नहीं है स्कूल के, ऐसा कोई नीट का पेपर नहीं है, ऐसा कोई जेई का पेपर नहीं है, अभी पीछे जो गया है परसों वाला पेपर, हर पेपर में हाइब्रिडाइजेशन का क्वेश्चन 110% छपा होगा, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। और फोर्थ पार्ट है एमओटी। तो आज आप लोग, ये वीबीटी जो है ना, ये पूरा एक थ्योरी का पार्ट है, ये पूरा एक पार्ट है जिसमें वीबीटी बहुत छोटा है। तो हम कोशिश करेंगे आज पूरे वीबीटी को खत्म कर दे फटाफट से, ठीक है। उसका हाइब्रिडाइजेशन को हम नेक्स्ट क्लास में टेकअप करेंगे। तो आप लोग तभी कर पाएंगे जब आप बहुत ध्यान से मेरी बात को सुन पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं चैप्टर का पार्ट 3, वीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थियरी। वैलेंस बॉन्ड थियरी ये एकदम अलग चीज है बेटा। इसके लिए आपको ना पुरानी सारी चीजें भूल जानी पड़ेगी। और कई बच्चों के लिए तो मौज बहार है, क्योंकि पुराने बच्चे, और कई बच्चों को तो पुरानी चीज पढ़ी ही नहीं है उन्होंने अभी तक, है ना, तो उसके लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है। पर जिन बच्चों ने पढ़ रखी है वो एकदम फ्रेश, एकदम ऐसे देखिए जैसे एकदम नया चैप्टर है, नया टॉपिक है। मतलब इस चीज से पुरानी किसी भी चीज का कोई लेना देना नहीं है, ये पूरा एकदम फ्रेश टॉपिक है। इसलिए हर एक बच्चा बहुत ध्यान से देखिए। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या कहती है? ये समझाती है कि बॉन्ड का बनने का असली कारण क्या है। ये समझाती है कि जब दो एटम्स करीब आते हैं, जब दो एटम्स, उनमें न्यूक्लियस होता है बीच में और बाहर होते हैं इलेक्ट्रॉन जो घूमते हैं न्यूक्लियस के चारों ओर। तो इसने समझाया कि जब दो एटम्स एक दूसरे के करीब आते हैं तो उनमें अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स दोनों काम करते हैं। आई रिपीट, इसको समझिए। जब दो एटम्स करीब आते हैं तो उनमें अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स दोनों काम करते हैं। पर जब वो इनफाइनाइट दूरी पर होते हैं, बहुत दूरी पर होते हैं, उनमें सिर्फ अट्रैक्टिव फोर्स काम करता है, एक ऐसा फोर्स जो उनको खींचता है। इस फोर्स का नाम वैंडर वॉल फोर्स है।
क्योंकि साइंटिस्ट का नाम था वैंडर वॉल, जिसने इसको समझाया था, वैंडर वॉल फोर्सेस, जो सेम चीजों के बीच में एक्ट करते हैं। सेम चीजें मतलब सेम एटम्स, जैसे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, हीलियम और हीलियम, सेम एटम्स के बीच में एक्ट करते हैं कि सेम चीजें आपस में खिंचाव महसूस करती है, और वो खिंचाव, उस फोर्स का नाम वैंडरवॉल फोर्स है, वैंडरवॉल साइंटिस्ट का नाम। अब ये जैसे जैसे करीब आएंगे ना बच्चे, करीब आएंगे जैसे जैसे, ये जैसे जैसे करीब आएंगे, इसका न्यूक्लियस पॉजिटिव है, इसके इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, इसका न्यूक्लियस इसके पॉजिटिव, मतलब इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव को खींचेगा, उसका पॉजिटिव उसके नेगेटिव को खींचेगा। अट्रैक्टिव फोर्सेस काम करेंगे, मतलब जैसे करीब आएंगे तो उनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगी। और वैलेंस बॉन्ड थियरी बताने वाले, मैं आपको बताऊं साइंटिस्ट का नाम, हाइटलर, पाउलिंग और हाइटलर, ये दो अहम साइंटिस्ट थे, जिन्होंने क्या कहा था, जब वो पास पास आएंगे तो उनमें अट्रैक्टिव फोर्स तो होंगे। कौन सा अट्रैक्टिव फोर्स? इसका न्यूक्लियस उसके इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, इसका न्यूक्लियस उसके इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव होते हैं, ओ सॉरी इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होते हैं, और न्यूक्लियस पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट ईच अदर, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, ये तो ऑब्वियसली बात है। और इनमें रिपल्सिव फोर्सेस भी होंगे, ये मत भूलिए। कैसे? इसका नेगेटिव इसके नेगेटिव को रिपेल करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन इसके इलेक्ट्रॉन को, और इसका न्यूक्लियस इसके न्यूक्लियस को रिपेल करेगा। मतलब इन शॉर्ट, जब दो एटम्स करीब आते हैं वैंडरवॉल फोर्सेस की वजह से। प्रत्यूष, आर यू देयर बेटा? सुनाई दे रही है मेरी आवाज? yes, अब ध्यान से सुन बेटा, तू लेट आ गया ना। हमने यहां तक कर लिया था बच्चे, ये स्टार्ट किया नया टॉपिक, ठीक है, वीबीटी। ये वीबीटी क्या कहता है बेटा, ध्यान से सुन, इसका फुल फॉर्म है वैलेंस बॉन्ड थियरी। ये थियरी क्या कहती है? ये थियरी एकदम अलग है, पुरानी किसी भी चीज से अलग, तो इसलिए इसको ध्यान से सुनो। ये समझाती है बॉन्ड क्यों बनता है, इसका अलग परसेप्शन है, ध्यान से, बॉन्ड क्यों बनने का। ये थियरी क्या कहती है कि जब दो एटम इनफाइनाइट डिस्टेंस पर होते हैं, मतलब बहुत दूर दूर होते हैं, तो उनको एक फोर्स खींचता है, जिस फोर्स का नाम है वैंडरवॉल फोर्स। और जब ये वैंडरवॉल फोर्स की वजह से करीब आते हैं, और जब ये थोड़े से करीब आ जाते हैं, तो इनमें अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस दोनों काम करते हैं। अट्रैक्टिव फोर्स कौन से? जो एक का पॉजिटिव न्यूक्लियस दूसरे के नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को खींचे। रिपल्सिव फोर्स कौन से? जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स का और पॉजिटिव प्रोटॉन्स का, मतलब न्यूक्लियस का, ये रिपेल करेंगे और अट्रैक्ट, दोनों फोर्स काम करेंगे। और ये थियरी का मानना है कि अगर, ध्यान से सुनिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस थियरी का ये मानना है कि जब दो एटम करीब आएंगे तो उनमें अट्रैक्टिव फोर्सेस और रिपल्सिव फोर्सेस दोनों काम करेंगी। और अगर रिपल्सिव फोर्सेस का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, मतलब ज्यादा रिपल्शन है, रिपल्शन ज्यादा है, अगर रिपल्शन ज्यादा है तो उनके बीच में कोई बॉन्ड नहीं बनेगा। रिपल्शन अगर ज्यादा है तो वो दूर दूर हो जाएंगे, दूर दूर चले जाएंगे, और कोई बॉन्ड नहीं बनेगा। रिपल्शन अगर ज्यादा है तो और करीब नहीं आ पाएंगे, और इसका रिजल्ट होगा बॉन्ड ना बनना। मतलब मैं क्या कह रहा हूं, ध्यान से सुनिए। मैं कह रहा हूं कि जब दो एटम करीब करीब आ जाएंगे, उसमें अट्रैक्टिव फोर्सेस और रिपल्सिव फोर्सेस दोनों होंगे, तो केस वन, जब फोर्स रिपल्सिव, इसको एफ मतलब फोर्स, आरईपी मतलब रिपल्सिव, रिपल्सिव फोर्स ज्यादा होगा अट्रैक्टिव फोर्स के, नो बॉन्ड फॉर्मेशन, नो बॉन्ड फॉर्मेशन। और केस टू, जब एफ रिपल्सिव से बड़ा होगा एफ अट्रैक्टिव, या दोनों बराबर होंगे, तो भी बॉन्ड फॉर्मेशन
टेक्स बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। अगर दोनों बराबर भी हुए तो भी बॉन्ड फॉर्मेशन होगी। अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा होगा तो भी बॉन्ड फॉर्मेशन होगी। मतलब बॉन्ड फॉर्मेशन सिर्फ एक वक्त नहीं होगी अगर रिपल्सिव फोर्स का मैग्नीट्यूड ज्यादा। इसका मतलब अगर मैं इस थ्योरी के हिसाब से जाऊं तो मैं एग्जांपल दे सकता हूं कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, मुझे जरा बताइए, ये एक मैंने ये एग्जांपल दिया और एक हीलियम प्लस हीलियम, हीलियम 2, इनमें से एक मॉलिक्यूल बनता है और एक नहीं बनता। आप बताएंगे कौन सा बनता है और कौन सा नहीं बनता? यस, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, मोस्ट ऑफ यू आर वेरी करेक्ट। सर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन जुड़कर हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन के दो एटम्स जुड़कर हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। हीलियम के दो एटम्स जुड़कर हीलियम का मॉलिक्यूल नहीं बनाता। अब जैसे मैंने ये कहा नहीं बनाता, मतलब यहां पर कोई बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होती। द मोमेंट आई सेड दैट देयर विल बी नो बॉन्ड फॉर्मेशन, आप समझ गए? मतलब ये कौन सा केस है इन दोनों में से बताइए? यस, केस 1। अब ऑब्वियसली क्योंकि इस थियरी ने पूरा एक्सप्लेन कर दिया, निचोड़ दिया भाई अगर रिपल्सिव फोर्सेस का मैग्नीट्यूड ज्यादा है देन देयर विल बी नो बॉन्ड फॉर्मेशन। अब मैं इसको डायग्राम के थ्रू भी एक बार समझा देता हूं। आप लोगों के एनसीईआरटी में बड़ा अच्छा डायग्राम बना हुआ, मैं उसी को थोड़ा एलाबोरेट कर रहा हूं। कैसे एलाबोरेट कर रहा हूं, ध्यान से देखिए। ये इसका न्यूक्लियस है हीलियम का, और इस न्यूक्लियस में ये एक दूसरा हीलियम एटम है। दो हीलियम एटम ले लिए मैंने, आप लोग देख सकते हैं सभी। आई टुक 2 हीलियम एटम्स। इसमें एक नेगेटिव इलेक्ट्रॉन, इसमें एक नेगेटिव इलेक्ट्रॉन, इसमें नेगेटिव और इसमें नेगेटिव, मतलब ऑब्वियसली हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब एक काम करते हैं, हम लोग अट्रैक्टिव फोर्स को ब्लू लाइन से दिखाते हैं। फोर्स अट्रैक्टिव को हम लोग ब्लू लाइन से दिखाते हैं। अट्रैक्टिव फोर्स आप बताइए। ये एक अट्रैक्टिव फोर्स 1, इसका न्यूक्लियस इसके इस इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। अट्रैक्टिव फोर्स नंबर 2, ओके, ऑब्वियसली इसका न्यूक्लियस ये वाले इलेक्ट्रॉन को खींचेगा या ये वाले इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो इसके न्यूक्लियस से 2 ही अट्रैक्टिव फोर्स होंगे। ऐसे ही इसका इलेक्ट्रॉन ये खींचेगा या इसका इलेक्ट्रॉन ये खींचेगा, तो इसका मतलब 2 अट्रैक्टिव फोर्स यहां से हो गए। तो मेरे ख्याल से एक बात तय हो गई, सबको समझ में आ गई। एक बात सबको समझ में आ गई है ये मेरे ख्याल से, कि टोटल 4 अट्रैक्टिव फोर्स हो सकते हैं। यस। अब रिपल्सिव फोर्स को ग्रीन से दिखा देते हैं, क्या बोलते हैं? ग्रीन से दिखा रिपल्सिव फोर्स। तो यहां पर मैं नीचे लिख देता हूं, रिपल्सिव फोर्स इज शोन बाय ग्रीन लाइन। ये मैंने बॉक्स बना दिया नीचे। आप रिपल्सिव फोर्स देखो, रिपल्सिव फोर्स नंबर 1, ऐसे तो रेड से बनाते तो ज्यादा अच्छा होता, चल कोई नहीं, दिख तो रहा ही है मेरे ख्याल से। इसका न्यूक्लियस इसके न्यूक्लियस को रिपेल कर रहा है 1, इसका इलेक्ट्रॉन इसके इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहा है 2, इसका इलेक्ट्रॉन इसके ये वाले इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहा है 3, इसका ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके ये वाले इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहा है। ये ग्रीन नहीं दिख रही, मजा नहीं आ रहा बेटा ग्रीन से। ग्रीन से नहीं, रेड से भी नहीं मजा आएगा, जो मजा व्हाइट से आएगा। रिपल्सिव, रिपल्सिव 1, रिपल्सिव 2, रिपल्सिव 3। तुम कहोगे तो 3 ही तो रिपल्सिव है, मैं कहूंगा नहीं, 2 और रिपल्सिव। एक ये वाला इलेक्ट्रॉन ये वाले इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, और एक ये वाला इलेक्ट्रॉन इस वाले इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा। मेरे पॉइंटर को देखो बेटा, पॉइंटर को, लुक एट माय पॉइंटर। ये वाला इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन होगा 1, मतलब बेसिकली अगर मैं देखता हूं इसका इलेक्ट्रॉन किस किस को रिपेल करेगा, एक तो ये वाले इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, मेरे पॉइंटर को देखो, एक ये वाले इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा 2, तो इसका मतलब ये वाला इलेक्ट्रॉन 2 रिपल्सिव फोर्स झेल रहा है। इसी तरह से नीचे वाला इलेक्ट्रॉन भी 2 रिपल्सिव फोर्स झेल रहा है, एक ये वाला और एक ये वाला, तो 4 हो गए। और एक इसका न्यूक्लियस इसके न्यूक्लियस को रिपेल कर रहा है। टोटल 5 रिपल्सिव फोर्स दिख रहे हैं, 5 व्हाइट लाइंस दिख रही हैं। क्या आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पर 5 तो व्हाइट लाइंस हैं
और 4 है ब्लू लाइंस, मतलब यहां पर फोर्स रिपल्सिव इज ग्रेटर देन फोर्स अट्रैक्टिव, देयरफॉर नो बॉन्ड फॉर्मेशन। क्या मेरी बात समझ में आ गई? बताइए। नहीं, वो तो नहीं, वो तो अपने ही है ना, इंट्रा है। देखो अट्रैक्शन ना दो होती है, एक होती है इंट्रा अंदर ही अंदर, एक होती है इंटर एक दूसरे के साथ। हमें यहाँ पर इंटर फोर्स देखना, इंटर मॉलिक्यूलर। जैसे तुम्हारे स्कूल में होता है ना, एक होता है इंट्रा स्कूल कंपटीशन, मतलब स्कूल के अंदर ही अंदर हाउस के कंपटीशन होते हैं। एक होता है इंटर स्कूल, जिसमें एक स्कूल दूसरे स्कूल में जाता है या कई स्कूल आपस में पार्टिसिपेट करते हैं। तो जो अंदर ही अंदर जो फोर्स होता है उसे इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स कहते हैं। हम यहाँ पर इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स नहीं, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स, इंटर मतलब एक दूसरे के साथ वाले फोर्स को चुनते हैं, क्योंकि बॉन्ड का बनना अपने इलेक्ट्रॉन को, अपने न्यूक्लियस को अट्रैक्ट करना या रिपल करने से नहीं होता, एक के दूसरे के अट्रैक्शन से या रिपल्शन से बॉन्ड फॉर्मेशन डिपेंड करता है। ओके ओके, अब एक काम करते हैं, देखते हैं हाइड्रोजन में ऐसा क्या हो रहा है। लेट अस टेक द केस ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो भाई हाइड्रोजन एटम में क्या हुआ, एक तो न्यूक्लियस है, ठीक है भाई, और उनके बाहर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन एटम। तो आप समझ जाओगे एक इलेक्ट्रॉन है तो ऑब्वियसली रिपल्सिव फोर्स कम हो गया ना, ऑब्वियस बात है। रिपल्सिव फोर्सेस को व्हाइट से दिखाते हैं, एक रिपल्सिव, दो रिपल्सिव, यहां पर दो रिपल्सिव। ओके, नाउ व्हाट अबाउट द अट्रैक्टिव फोर्सेस? अट्रैक्टिव फोर्सेस को हम ब्लू से दिखा रहे हैं, इसका इसको खींचेगा और इसका इसको खींचेगा, ठीक है। तो ये भी दो है, तो आप समझ गए। अगर दोनों बराबर भी होते हैं, मैंने आपको कंडीशन बता रखी है, रिपल्सिव से ज्यादा या बराबर अगर अट्रैक्टिव फोर्स होता है, देयरफॉर बॉन्ड फॉर्मेशन टेक्स, बॉन्ड्स फॉर्म्स। तो ये बात गौर करने वाली है कि आप लोग देखिए कितनी सरलता से, ये थियरी ना बड़ी सिंपलिस्टिक थियरी है, बड़े सिंपल। अरे जैसे कहते हैं बड़ा बच्चों को ध्यान में रखते हैं, ऐसा लगता है ये तो बच्चों के लिए बनाई गई है थियरी। मतलब तब भी अगर आप ध्यान से मेरी बात को सुनिए, अगर आप कहे कि हाइड्रोजन, ध्यान से सुनना बेटा, बड़ी अच्छी बात बता रहा हूं, दिस इज ब्यूटी ऑफ केमिस्ट्री। देखो केमिस्ट्री की बड़ी सुंदर चीज कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन जुड़ के हाइड्रोजन 2 H2 बनाता है, और हीलियम जुड़ के हीलियम 2 नहीं बनाता। मतलब अगर आपसे कोई कहे कि हाइड्रोजन एटम और हाइड्रोजन एटम जुड़कर हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बन रहा है, हीलियम जुड़ के हीलियम का मॉलिक्यूल नहीं बन रहा, क्यों? तो अब तक हमने दो थियरी पढ़ी है। इंट्रोडक्शन में याद करिए, हमने एक थियरी पढ़ी थी ल्यूइस। तो अगर आप इस चीज को ल्यूइस के द्वारा समझाएं तो आप क्या समझाएंगे? क्या हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन, क्या समझाएंगे आप? हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है और उसे स्टेबल होने के लिए डुप्लेट कंप्लीट करना पड़ेगा, और डुप्लेट में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब हाइड्रोजन को एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए डुप्लेट बनाने के लिए, इसीलिए वो बॉन्डिंग करता है। हीलियम बॉन्ड नहीं बनाता, हीलियम के बीच में बॉन्ड नहीं बनता, वो नोबल गैस होता है। क्यों? क्योंकि हीलियम का ऑलरेडी डुप्लेट कंप्लीट है। डुप्लेट मतलब क्या होता है? डुप्लेट मतलब वैलेंस शेल में, बाहर वाले शेल में दो इलेक्ट्रॉन का होना। ऑक्टेट मतलब 8 इलेक्ट्रॉन होना। पहले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते, पहले शेल में मात्र 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर वो स्टेबल होना चाहता है तो उसे 2 इलेक्ट्रॉन का आंकड़ा छूना पड़ेगा, जिसे डुप्लेट कहा जाता है। तो हीलियम का ऑलरेडी डुप्लेट कंप्लीट है, इसलिए वो बॉन्ड नहीं बनाता। हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट नहीं है, इसलिए वो बॉन्ड बनाता है। यह आंसर है ल्यूइस थियरी के अनुसार। अगर आप वीबीटी के थियरी के अनुसार इसका आंसर दें तो हाइड्रोजन में अट्रैक्टिव फोर्सेस और रिपल्सिव फोर्सेस दोनों बराबर है, इसलिए बॉन्ड बनता है। हीलियम में बॉन्ड नहीं बनता क्योंकि इसमें रिपल्सिव फोर्सेस का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, रिपल्शन ज्यादा होता है, इसलिए बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होता। तो एक ही क्वेश्चन के दो थियरी के हिसाब से दो डिफरेंट आंसर्स। अच्छा, जिसके मन में, कुछ बच्चों के मन में एक चीज चल रही होगी भाई, क्या कि सर ये बराबर हैं तो भी बॉन्ड क्यों बन गया?
मेरे ख्याल से डेफिनेटली 110% कुछ बच्चों के मन में ऐसा चल रहा होगा सर। अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा होती है, अट्रैक्शन ज्यादा होता है रिपल्शन से, तो बॉन्ड बनता बराबर है, फिर भी बॉन्ड क्यों बन रहा है बेटा? इसका कारण है, कारण ये है जब अगर ये बॉन्ड बना लेते हैं, बॉन्ड जब बनता है ना, बॉन्ड जब फॉर्म होता है तो वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। ये आपने शायद 10th में पढ़ा हो, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ाते हैं, 9th या 10th में पढ़ाते हैं, मुझे को थोड़ा सा आइडिया कम है। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक आप लोगों को जब आइडिया दिया जाता है, बोला जाता है, अगर किसी को नहीं पढ़ रखा कोई बात नहीं, मैं आपको बता रहा हूं, ये टाइप ऑफ रिएक्शन है एक्सोथर्मिक, मतलब जिसमें हीट लिबरेट होती है, हीट निकलती है। अच्छा, हीट निकलती है किसमें? जब बॉन्ड बनता है, तो जैसे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड बनता है तो उसमें से हीट निकलती है, इसे एक्सोथर्मिक कहते हैं। अच्छा, हीट निकलती है, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, मतलब एनर्जी निकलती है। एनर्जी निकलती है मतलब जब H2 बनता है तो उसकी एनर्जी कम हो जाती, एनर्जी निकल गई ना, एनर्जी निकल गई तो एनर्जी कम हो गई। और आपको अच्छी तरह से पता है ये कि एनर्जी और स्टेबिलिटी का कैसा रिलेशन होता है? इनवर्स होता है या नहीं होता? याद है चैप्टर 3 में। तो इसका मतलब अगर एक बॉन्ड बनता है, देखो लाइन वाइज समझा रहा हूं, आप कहेंगे सर इसमें अगर फोर्स अट्रैक्टिव बराबर है फोर्स रिपल्सिव के तो भी बॉन्ड क्यों बन रहा है, ये समझाइए। तो मैं आपको इसको ऐसे समझाऊंगा कि अगर हाइड्रोजन का बॉन्ड बनता है, बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, देखो अगर रिपल्सिव ज्यादा है ना तो वो तो करीब आएंगे ही नहीं। अगर रिपल्सिव फोर्स ज्यादा है ना तो दो एटम करीब आएंगे ही नहीं, तो फिर तो बॉन्ड बनने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। बट हाँ, अगर दोनों फोर्स बराबर हैं फिर भी बॉन्ड बन रहा है, ये क्यों, ये मैं समझा रहा हूं। क्योंकि जब बॉन्ड बनता है तो वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, मतलब बॉन्ड बनते वक्त एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी निकलती है। और जब एनर्जी निकलती है वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, मतलब उसकी एनर्जी कम हो जाती है। मतलब दो एच एटम के मुकाबले H2 की एनर्जी कम होगी। अगर H2 की एनर्जी कम होगी तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो ये भी मैंने एक एंगल रख दिया क्योंकि कई बच्चों के मन में ऐसा होगा, अगर सर अट्रैक्टिव फोर्सेस अगर ज्यादा होंगे तो वो दोनों मिलेंगे, पर अगर दोनों इक्वल हुए तो भी वो क्यों मिलेंगे? तो भी वो इसलिए मिलेंगे क्योंकि बॉन्ड का बनना हमेशा एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। एक्सोथर्मिक प्रोसेस का मतलब होता है एनर्जी का रिलीज होना, मतलब बॉन्ड के बनने से एनर्जी कम हो गई, स्टेबिलिटी बढ़ गई, इसीलिए बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ। तो आप कहोगे बाकी सब में फिर ऐसा होना चाहिए? भाई जिसमें रिपल्सिव फोर्सेस ज्यादा हैं वो करीब कैसे आएंगे? तो बॉन्ड बनने का उसमें कोई लॉजिक नहीं है। तो बॉन्ड कब बनेगा? या तो अट्रैक्टिव फोर्सेस का मैग्नीट्यूड ज्यादा हो या तो उन दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर हो। आई थॉट इट इज क्लियर। ओके ओके, गुड। अब आगे बढ़ते हैं, एक छोटा सा डायग्राम देखते हैं। इस डायग्राम के बेस पर शायद आपको क्वेश्चन पूछ ले, मतलब डायग्राम बना देंगे और क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो बी प्रिपेयर्ड, हम हर चीज करने को तैयार है। हमारा मेन मुद्दा है चीजों को समझना। ये एनर्जी और डिस्टेंस का एक ग्राफ बना रहा हूं, एनर्जी और डिस्टेंस। ये देखिए, ये एटम्स अभी बहुत दूर दूर है, इनके बीच का डिस्टेंस ये है, डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, दूर दूर है एटम। अच्छा आप मुझे बताइए, अगर मान लेते हैं इनके बीच में बॉन्ड बनना है, बॉन्ड बनना है मतलब अट्रैक्टिव फोर्सेस का मैग्नीट्यूड ज्यादा है। मैं केस समझा रहा हूं जब बॉन्ड बनता है वो वाला केस, बॉन्ड नहीं बनता वो वाला केस नहीं। मतलब मैं यहाँ पर केस 1 की बात नहीं कर रहा हूं, मैं केस 2 की बात कर रहा हूं, जब बॉन्ड बनता है। तो जब बॉन्ड बनता है तो ये एटम इनफाइनाइट अभी बहुत दूरी पर है ये दो एटम। अच्छा अब मुझे बताइए, अगर ये दोनों और करीब आएंगे तो ये स्टेबल होंगे या अनस्टेबल होंगे? बस इतना बता दो। बिल्कुल स्टेबल होंगे बेटा, इसका आंसर बड़ा क्लियर था। क्योंकि अगर ये पास पास आने से अनस्टेबल होते तो ये पास पास आते ही नहीं, है ना। अगर ये पास पास आने से अनस्टेबल होते तो ये पास पास आते ही नहीं। इनके बीच में पास पास आने से अगर ये अनस्टेबल होते तो ये पास पास आते ही नहीं। इसका मतलब इनके बीच का रिपल्सिव फोर्सेस का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, बीच के रिपल्सिव फोर्सेस का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, तो वो पास पास आते ही नहीं।
इसका मतलब जब ये करीब आएंगे, मतलब जब मैं इन दोनों के बीच का डिस्टेंस को कम करूंगा, तो ग्राफ पीछे की तरफ जाएगा, ग्राफ पीछे की तरफ जाएगा, डिस्टेंस को कम कर रहा हूं, पर ग्राफ नीचे भी जाएगा। कारण क्योंकि जब डिस्टेंस को कम करूंगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी, मतलब एनर्जी भी कम होगा। तो इन शॉर्ट जब मैं ग्राफ को पीछे बनाऊंगा तो मुझे ग्राफ को नीचे भी बनाना पड़ेगा। जिस बच्चे को यह समझ में आ गया, समझ लो मजा आ गया कि ग्राफ को पीछे बनाया तो नीचे क्यों बनाया। पीछे बनाने का मतलब है मैंने डिस्टेंस को कम किया। अगर मैंने डिस्टेंस को कम किया तो ये एटम और ज्यादा स्टेबल हुए, मतलब एनर्जी कम हो गई, इसलिए ग्राफ पीछे आया तो नीचे भी आया। ग्राफ और पीछे जाएगा तो और नीचे आ जाएगा, क्योंकि इनके बीच का अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा है, मैं पहले ही बता चुका। एक समय आने पर ये सबसे ज्यादा करीब हो जाएंगे, समझिए मेरी बात को, एक समय आने पर ये सबसे ज्यादा करीब हो जाएंगे, एक समय आने पर ये सबसे ज्यादा करीब हो जाएंगे, सबसे ज्यादा करीब, मतलब इन दोनों के बीच में ओवरलैपिंग हो गई, बॉन्ड बन गया। और ये सबसे नीचे है, नीचे मतलब एनर्जी बिल्कुल कम, एनर्जी बिल्कुल कम मतलब स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा। इस समय पर इनके बीच का जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस इन दोनों एटम के बीच का जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस शो कर रहा है, इन दोनों एटम के बीच का जो डिस्टेंस है इसे मैं बॉन्ड लेंथ कहता हूं, इसे मैं बॉन्ड लेंथ कहता हूं। मतलब जब दो एटम की बीच की एनर्जी सबसे कम हो, सुन लो मेरी बात सब कान खोल के, जब दो एटम करीब आए करीब आए करीब आए और एक समय आने पर इतने करीब आ जाए कि उनके बीच की एनर्जी सबसे कम हो। एनर्जी सबसे कम का मतलब है स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा, मतलब उस समय पर स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा, मतलब वो बॉन्ड बना चुके हैं, उस समय पर वो बॉन्ड बना चुके हैं। इसका मतलब ये है, इसका मतलब उस समय जो उनके बीच का डिस्टेंस होगा दरअसल वो बॉन्ड का डिस्टेंस है, और बॉन्ड के डिस्टेंस को बॉन्ड लेंथ कहते हैं, ये जानते हैं आप। बताइए यहां तक क्लियर है? अच्छा, और यस, पर एक बात बताएं बच्चे मेरे, अगर तुम इससे और ज्यादा करीब ले आए, और ज्यादा करीब ले आए, तो इनके न्यूक्लियस और करीब आ जाएंगे, यस और नो बोलिए। यार सही बात है, ये तो लॉजिक यही कहता है कि सर एक निर्धारित दूरी पर रहेंगे तो इनके बॉन्ड बनेंगे, पर अगर तुम और उनके करीब ले आओ तो इनके न्यूक्लियस और करीब आ जाएंगे। और अगर मतलब बॉन्ड बनने के बाद, मैं कह रहा हूं बॉन्ड बन गया, बॉन्ड लेंथ आ गई, फिर भी तुम करीब ला रहे हो यार, जबरदस्ती का सौदा है ये। अगर तुम और करीब लाओगे तो उनके न्यूक्लियस करीब आ जाएंगे और न्यूक्लियर रिपल्शन होगा। तो अब मुझे बताइए क्या ये स्टेबल होगा इनको या अनस्टेबल बनाएगा? अनस्टेबल बनाएगा, वेरी। और अगर इनको अनस्टेबल बनाएगा तो स्टेबिलिटी और एनर्जी का रिलेशन इनवर्स है बेटा। अगर ये स्टेबल कम होंगे तो इनकी एनर्जी बढ़ जाएगी, मतलब इनको अगर मैं ग्राफ को और पीछे करता हूं, समझदारी वाला पॉइंट ध्यान से देखिए सभी बच्चे, अगर मैं ग्राफ को और पीछे करूं, अगर मैं ग्राफ को और पीछे करूं लाला जी, मतलब डिस्टेंस को और कम करना, पीछे करना मतलब डिस्टेंस को और कम करना, डिस्टेंस को और कम करूं तो भैया ग्राफ नीचे नहीं, ग्राफ ऊपर बन जाएगा और ये अनस्टेबल बन जाएंगे। यस, दे विल बिकम अनस्टेबल, दे विल बिकम अनस्टेबल। दे विल बिकम अनस्टेबल, वो अनस्टेबल बन जाएंगे उस समय पर। ये देखो इस तरह का ग्राफ आप देख पा रहे हो, इस तरह का ग्राफ, मतलब अगर मैं इन सबको ज्वाइन करता हूं तो इस तरह का ग्राफ बन रहा है। मतलब जब मैं पीछे ला रहा हूं तो स्टेबल स्टेबल स्टेबल, एक समय आने पर ये सबसे ज्यादा स्टेबल, उससे और पास लाऊंगा तो अनस्टेबल। ये पॉइंट है इंफिनिटी वाला पॉइंट, ये पॉइंट है बॉन्ड फॉर्मेशन वाला पॉइंट कि बॉन्ड बन गया सबसे कम, और ये वाला पॉइंट है
और करीब ला रहे हो, डिस्टेंस लेसर देन बॉन्ड लेंथ, तो और अनस्टेबल हो जाएगा। ये ग्राफ समझ में आया आप लोगों को? बताइए, क्लियर है? एक बात बता मेरे बच्चे, अगर तू बहुत ध्यान से देखता, बहुत ध्यान से, देन आप ये क्वेश्चन नहीं पूछते मुझसे। मैं बताता हूं क्यों। अभी इसकी एनर्जी इतनी है, अभी इसकी एनर्जी इतनी हो जाएगी, तो ये राइज इन एनर्जी है। राइज इन एनर्जी मतलब इसने एनर्जी एब्जॉर्ब करी है, और एनर्जी एब्जॉर्ब करी है मतलब ये प्रोसेस हुआ एंडो, और एंडो कभी अपने आप नहीं होता। इसका मतलब एंडो प्रोसेस होते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस। भाई मैं ना हमेशा से एक एग्जांपल देता हूं, पता है क्या? चाय बनना। मुझे बस एक छोटी सी बात बताइए, चाय जब बनाते हैं आप, तो चाय बनना एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है या एक्सोथर्मिक है? उसमें से हीट निकलती है, हीट देनी पड़ती है? हीट क्या करनी पड़ती है? देनी पड़ती है या निकलती है? जल्दी बताओ। यस, यस, देनी पड़ती है, देनी पड़ती है, देनी पड़ती है सर। मतलब वो एंडो प्रोसेस हुआ, यस और नो? यस, यस, एंडो प्रोसेस हुआ, तो इसीलिए वो नॉन स्पॉन्टेनियस है। नॉन स्पॉन्टेनियस मतलब जो अपने आप नहीं होता, जो अपने आप नहीं होता। स्पॉन्टेनियस मतलब जो अपने आप होता है, नॉन स्पॉन्टेनियस मतलब जो अपने आप नहीं होता। तो चाय अपने आप कभी नहीं बनती लाला जी, चाय को बनाना पड़ता है। इसी तरह से इस पॉइंट तक, मेरे पॉइंटर को देखिए, इस पॉइंट तक जब इनकी एनर्जी इतनी थी, अब इसके बाद इसकी एनर्जी बढ़ रही है, बढ़ रही है, इसका मतलब एनर्जी एंडो है, मतलब अपने आप नहीं हो रही। ये वाला प्रोसेस जबरदस्ती हम करवा रहे हैं। ओके, समझ में आ गई मेरी बात? यहां से यहां तक ये स्पॉन्टेनियस है। क्यों? क्योंकि यहां से यहां तक में एनर्जी कम हो रही है। एनर्जी कम हो रही है मतलब एक्सो, और एक्सो होता है स्पॉन्टेनियस मतलब अपने आप। ये प्रोसेस एंडो, एंडो मतलब नॉन स्पॉन्टेनियस, अपने आप नहीं हो रहा। इज दैट क्लियर? अब बेटा ये ग्राफ मैंने इसलिए करा दिया क्योंकि ना केस बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो ये ग्राफ आपको बना के दे देंगे, फिर नीचे 3-4 क्वेश्चन इसके पूछ सकते हैं। हालांकि हम उनकी भी प्रैक्टिस करेंगे, बट पहले हम वाला को अपना आगे कंटेंट पढ़ाते हैं, तो ठीक है। बीबीटी इतना ही था बस, मैंने कहा था ना इजी था बीबीटी, आपने टाइम से पहले खत्म कर लिया। इट इज एडवांटेज। इसका मतलब हम शुरू कर सकते हैं ये वाला सुंदर सुशील टॉपिक ऑफ द डे, हाइब्रिडाइजेशन। पर इसको ना हम शुरू ही नहीं करवा देंगे ऐसे ही, मतलब यही कि हाइब्रिडाइजेशन ये, इसको ना आपको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि कॉम्पिटेटिव में भी बहुत आता है भाई, तो इसको आपको समझना बहुत जरूरी है। इसको समझना पड़ेगा, लर्न नहीं कर सकते इसको। हाइब्रिडाइजेशन क्या है? हाइब्रिडाइजेशन देखो बेटा, ऐसी बात तो नहीं है कि आप पहली बार सुन रहे हो हाई। अब जो सुनोगे ना भाई, बहुत ध्यान से सुनते रहना, नहीं तो गोल हो जाएगा, दिमाग के बाहर चली जाएगी सारी चीज। समझ लो मेरी बात। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब, पहली बार ये शब्द नहीं सुन रहे आप, हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन का मतलब है हाइब्रिड। हाइब्रिड मतलब हमारे पास जो चीज ऑलरेडी अवेलेबल है वो प्योर है, और उसको मिक्स करके जो बनाई जाती है वो है हाइब्रिड, जिसमें दोनों के गुण होते हैं, जिसमें दोनों के गुण होते हैं। आपने हाइब्रिड क्रॉप्स के बारे में सुना होगा, छोटी क्लास की बायोलॉजी में पढ़ाते हैं। हाइब्रिड काउस, ये तो बड़ा हिट है, हाइब्रिड काउस। हाइब्रिड काउस बहुत ज्यादा दूध देती हैं, आप लोगों को पता होगा। या हाइब्रिड काउस, जो नॉर्मल काउ है वो दिन में 18 से 20 लीटर अगर काउ देती है ज्यादा से ज्यादा, तो आप लोगों की हाइब्रिड काउ 32 से 35 लीटर दूध देती है दिन में। तो आप लोग समझ जाओ हाइब्रिड चीज का मतलब क्या है। मेरे पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग चीज है और उनको इंटरमिक्स करके नई चीज बनाना जिसमें उन दोनों की खूबियां हो, उसे हाइब्रिड कहते हैं। ठीक है, अब हाइब्रिड से दो फायदे होते हैं, दो चीजें। पहला होता है सबके साथ बायस्ड व्यवहार। कैसे बायस्ड व्यवहार? मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता, बड़ा एक छोटा सा एग्जांपल आप लोगों के सामने पेश। कौन सा? BeCl2। बड़े ध्यान से देखिए, BeCl2 में सेंट्रल एटम कौन है, जरा बताइए मुझे।
बेरिलियम, बिल्कुल सही। अब बेरिलियम का जो एटॉमिक नंबर है वो है 4, 1s2 2s2, वैलेंट शेल हुआ ये। तो बेरिलियम का वैलेंट शेल है 2s2, ऐसे बना दिया मैंने 2s2। अब 2 क्लोरीन इसके पास आए बेरिलियम के पास, ध्यान से सुनना, बेरिलियम के पास 2 क्लोरीन आए। कह रहे भाई साहब हम 2 क्लोरीन है। कह रहे अच्छा भाई बताइए क्या कर सकते हैं हम आपके। कह रहा भैया हमें ना एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब देखो तुमने यही चीज VSEPR में भी पढ़ी थी, सेम चीज VSEPR में पढ़ी थी, मैंने उसको अलग ढंग से बताया था, अब अलग ढंग से बता रहा हूं, ये हाइब्रिडाइजेशन है। क्यों 2 क्लोरीन आए, कह रहे भैया हमें ना एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए आपका, हमने सुना आपके पास वैलेंट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। कह रहा भैया तुमने सुना तो ठीक है, मेरे ये रहे वैलेंट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, बट ये तो क्या है, पेयर्ड, ये तो ऑलरेडी पेयर्ड है भैया। तो क्लोरीन कहता है कोई बात नहीं, अनपेयर्ड कर लो। अनपेयर्ड का मतलब क्या, अनपेयर्ड का मतलब इसके आगे 2s के बाद क्या होता है, आप सबको पता है 2p होता है। कहता है काम करो भैया, हम इतनी दूर से आपके पास जुड़ने के लिए आए हैं और तुम एटीट्यूड दिखा रहे हो। एक काम करो, इस वाले इलेक्ट्रॉन को उठाकर यहां रख दो, इस वाले इलेक्ट्रॉन को उठाकर यहां रख दो, हो गया अनपेयर्ड, कर लो बॉन्डिंग। तो बेरिलियम कह रहा है यार तुमने बात तो सही करी है, पर इस इलेक्ट्रॉन को हायर एनर्जी, क्योंकि 2s से ज्यादा एनर्जी है 2p की, हायर एनर्जी में जाने के लिए मुझे इसे एक्साइट करना पड़ेगा। एक्साइट, देखो कुछ नए शब्द है समझिए। एक्साइट मतलब लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में भेजना। उसके लिए एनर्जी कहां आएगी, उसके लिए पैसे कौन देगा। तो क्लोरीन कह रहा हम देंगे उसके लिए पैसे, क्यों चिंता करते हो। तो ये है बेरिलियम का ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट मतलब जैसा था वैसा ही बना देना, उसका ग्राउंड स्टेट कहलाता है। जमीनी तौर पर मतलब जैसा था वैसा ही बना। अब बेरिलियम क्या करता है, एक्साइटेड स्टेट करता है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन को p में भेज देता है, एक इलेक्ट्रॉन को p में भेज देता है। इलेक्ट्रॉन p में आ गया, एक इलेक्ट्रॉन s में, एक इलेक्ट्रॉन p में। अच्छा जिस बच्चों ने चैप्टर 2 अच्छी तरह से नहीं कर रखा उनके लिए मैं बता दूं, जो s का शेप है वो स्फेरिकल होता है, स्फेरिकल, और p का शेप होता है डम्बल। मतलब बेरिलियम के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है s में और एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है p में, मतलब एक स्फेयर और एक डम्बल। अच्छा क्लोरीन के बारे में बता दूं तो क्लोरीन का अगर एटॉमिक नंबर किसी को याद हो, यस 17, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। मतलब जो क्लोरीन का अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो p में है। क्लोरीन का जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 3p5 मतलब ऐसे, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन p में, p में मतलब उसका भी डंबल है। तो अगर आप ध्यान से देखें ये रहा क्लोरीन का डंबल, क्लोरीन का एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। मैं क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन को एक काम करता हूं, क्लोरीन के डंबल को भी ना दूसरे कलर से बनाता हूं। ये क्लोरीन का डंबल, ये क्लोरीन का दूसरा, ये क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन, ये क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन, इधर आ गया क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन, इधर आ गया क्लोरीन। दोनों ने पेयरिंग कर दी, दोनों खुश खुश, सब कुछ सेट, सब कुछ सेट हो गया भाई। बट ये जो ओवरलैपिंग को अगर आप ध्यान से देखेंगे, ओवरलैपिंग, जो एक ओवरलैपिंग है वो है एस सबशेल और पी सबशेल की, और दूसरी ओवरलैपिंग है 2p सबशेल की। ध्यान से देखिए पहले आप, दोनों डिफरेंट है। बेरिलियम दोनों डिफरेंट ओवरलैपिंग्स कर रहा है, एक के साथ s और एक के साथ p। अब आप सभी को बता दूं कि s सबसे अच्छी ओवरलैपिंग करता है, सबसे अच्छे बॉन्ड बनाता है। तो आप कहेंगे सर कैसे पता लगा, मैंने बता दिया ना, क्योंकि s गोल है और गोल चीज ज्यादा एरिया कवर करता है ओवरलैपिंग के समय। ये जो है ये डंबल्स हैं, ये कम एरिया ओवरलैप करते हैं। देख रहे हैं ना आप, यहां से एरिया कम पड़ गया। अगर यहाँ पे गोल होता तो वो ज्यादा एरिया कवर करता है, ये चीज ज्यादा करता है।
ये इतना यहां से और यहां से, ये वाला एक्स्ट्रा करता है गोल चीज। दोबारा देखिए ध्यान से, दो गोल चीज ऐसे ओवरलैपिंग करते हैं, पर एक डंबल इसके साथ ओवरलैप करता है ऐसे गोल के साथ। तो अगर यहां पर भी मान लीजिए एक और गोल होता, तो वो हमेशा ऊपर और नीचे ज्यादा एरिया कवर करता। इसका मतलब मैं क्या कहना चाहता हूं, इसका मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि यहां पर जो बेरिलियम ओवरलैपिंग करवा रहा है क्लोरीन के साथ, एक ये वाली जो उसका एस और एक पी, एसपी ओवरलैपिंग, और एक उसका पी और क्लोरीन का भी पी, पीपी ओवरलैपिंग। तो एसपी ओवरलैपिंग ज्यादा इफेक्टिव ओवरलैपिंग होती है पीपी ओवरलैपिंग के मुकाबले। इसका मतलब बेरिलियम एक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बना रहा होगा दूसरे बॉन्ड के मुकाबले, ये बॉन्ड ज्यादा मजबूत बन रहा होगा क्योंकि ये एसपी है और ये पीपी है। पीपी ओवरलैपिंग से बेहतर ओवरलैपिंग करता है एसपी ओवरलैपिंग। इसका मतलब जब मैं लैब में गया BeCl2 की प्रॉपर्टीज देखने, तो मैंने देखा कि एक क्या बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, बट मैं लैब में जाकर मुझे पता लगा दोनों बॉन्ड एक जैसे हैं। मैं हैरान रह गया, मैंने कहा भाई ये क्या हो गया, दोनों बॉन्ड तो एक जैसे हैं यहां पर, ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है दोनों बॉन्ड एक जैसे हो, मुझे समझ में नहीं आया। अभी तो अलग अलग ओवरलैपिंग है। तो इसके लिए बेरिलियम ने पता क्या करा, बेरिलियम ने करा हाइब्रिडाइजेशन। मतलब बेरिलियम ने ओवरलैपिंग करने से पहले, ये ना वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, तो इस बात को ना कम से कम, जो मैं आखिरी ये टाइम है जो मैं बोल रहा हूं, इनको 3-4 बार सुनना। रिकॉर्डिंग पे लगा दिए ना, मैं शेयर कर दूंगा ग्रुप पे, इसको 3-4 बार सुनना कि अभी अगर बेरिलियम एज इट इज बॉन्डिंग करता है तो एक एसपी ओवरलैपिंग एक पीपी ओवरलैपिंग करता है, एक मजबूत और एक वीक, बट असलियत में पता लगता है दोनों बॉन्ड एक जैसे बन रहे हैं। तो बेरिलियम ने करा क्या, बेरिलियम ने कुछ और ही कर दिया। बेरिलियम ने इन दोनों को ओवरलैपिंग से पहले मिक्स कर दिया, इन दोनों को मिक्स कर दिया। इन दोनों को मिक्स कर दो नए ऑर्बिटल तैयार करे जिनकी शेप ऐसी थी, डंबल भी और गोला भी, मतलब गोला बड़ा हो गया, डंबल ये है गोला, इसके साथ मिलकर इनका एक गोला बड़ा हो गया, एक गोला बड़ा। एक गोला बड़ा होने की वजह से ये ज्यादा अच्छी ओवरलैपिंग करता है, नॉर्मल डंबल के मुकाबले ज्यादा अच्छी ओवरलैपिंग करता है। इसने ये कर दिया, मतलब इसने अपना एक एस सबशेल अपना एक पी सबशेल को हाइब्रिड कर दिया, हाइब्रिड, एक एस ऑर्बिटल एक पी ऑर्बिटल को हाइब्रिड कर दिया और नए बना दिए एसपी। ये क्या है, एसपी 50% एस 50% पी। ये क्या है, एसपी 50% एस 50% पी। एसपी, और ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, हाइब्रिड मतलब उन दोनों के मिक्स। अब बेरिलियम कह रहा है अब आए भाई, अब आ तू क्लोरीन, क्लोरीन इधर से आया, एक क्लोरीन इधर से, देखो ये वाले ज्यादा बेहतर। अब क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन इसका है, एक इलेक्ट्रॉन इसका है। अब क्लोरीन आ रहा है, क्लोरीन नॉर्मल डंबल है। अब पहली बात, ये दोनों ही क्लोरीन का पी है और इसका क्या है, एसपी। इधर इसका एसपी और क्लोरीन का पी। पहली बात, ये दोनों एक जैसा व्यवहार कर रहा है दोनों के साथ, दोनों बॉन्ड एक जैसे बन रहे हैं। और दूसरी बात, ये एसपी ओवरलैपिंग जो है ना एसपी की पी से, ये एस की और पी से दोनों से ज्यादा बेटर है। मतलब इसकी ओवरलैपिंग या इसकी ओवरलैपिंग से ज्यादा बेटर है इसकी ओवरलैपिंग। ये ज्यादा बड़ा गोला मिल रहा है, बड़ा गोला मतलब बड़ा एरिया ओवरलैपिंग के लिए कवर होता है। बच्चों समझने की कोशिश करो, ध्यान से समझो मेरी बात। मेरे पास, ध्यान से देखना बेटा मेरी बात, मेरे पास दो बंदे आए, ध्यान से देखिएगा बेटा मेरी बात को, समझिएगा मेरी बात। मेरे पास दो बंदे आए, लेट इट बी ए बंदा, मैं हूं ए, और मेरे पास 3 बंदे आए। मैंने एक को 1 ग्लास पानी दिया, वाटर,
पानी दिया था, मैंने दूसरे वाले को मिल्क दिया व्हाइट कलर की, और तीसरे वाले को रेड कलर का रूह अफ़ज़ा दिया। ठीक है, अब देखो ध्यान से, मैंने तीनों को पहली बात, मैंने तीनों मेहमान के साथ अलग अलग ट्रीटमेंट किया, यस और नो पहले बताइए। यस, और अनबाइस्ड ट्रीट किया। अनबाइस्ड क्यों? पानी वाला कहेगा भाई यार सिर्फ पानी पिला दिया आपने, छुट्टी कर दी। रूह अफ़ज़ा वाला कहेगा भाई रूह अफ़ज़ा कैसे पीऊंगा, रूह अफ़ज़ा मतलब सिर्फ कॉन्सेंट्रेटेड रूह अफ़ज़ा की बात कर रहा हूं, पानी नहीं, उसमें कुछ भी नहीं मिलाया, सिर्फ गाढ़ा रूह अफ़ज़ा दे दिया। वो कह रहा है भैया सर ये कैसे पीऊंगा, ये तो बहुत ही गाढ़ा है। अच्छा, दूध वाला कह रहा है वाह इसको तो मजे ही आ गए, दूध पिला रहे हो यार आप तो, गर्मी में ठंडा ठंडा दूध पिला रहे हो यार, मजा ही आ गया। मतलब एक के साथ बहुत अच्छा ट्रीटमेंट कर रहा हूं और दोनों के साथ डिफरेंट ट्रीटमेंट कर, एक के साथ बहुत ही बुरा, एक के साथ ठीक ठीक एवरेज। फिर मुझे किसी ने कहा कि ऐसा क्यों कर रहा है यार, तेरे पास 3 ग्लास है ना, तो तीनों मेहमान को इक्वली चाहता है। मैंने कहा हाँ यार चाहता तो इक्वली हूं। कह रहा फिर एक काम कर, मैंने कहा एक काम कर यार, उन तीनों से वापस ले ले ग्लास, और इन तीनों ग्लास को मिल्क, वाटर, रूह अफ़ज़ा को एक बड़े कंटेनर में डाल दे और उसको मिक्स कर दे और वापस 3 ग्लास में डाल दे। अब इसमें 1/3 मिल्क प्लस 1/3 रूह अफ़ज़ा प्लस 1/3 वाटर, ये पूरा शरबत बन गया। पहले बताओ, अब ये शरबत इस मिल्क से, वाटर से और रूह अफ़ज़ा तीनों से बेटर है कि नहीं, बोलो यस। और दूसरी बात, तीनों में मिल्क, रूह अफ़ज़ा, वाटर, मिल्क, रूह अफ़ज़ा, वाटर, तीनों में वही चीज है, तो ये तीनों से मैं इक्वली अब बायस ट्रीटमेंट कर रहा हूं या नहीं कर रहा? यस, तो इसका मतलब इसे ही तो हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं बेटा। मैं ये दे रहा हूं, मैंने कहा ये लो, ये मत लो, इसे ही हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं, समझो मेरी बात। मतलब अपने पास जो है उनको मिक्स करके एक नई चीज बनाना, जो नई चीज पहले वाले से बेहतर हो, वही हाइब्रिडाइजेशन है। जैसे कि बेरिलियम ने किया, बेरिलियम के पास यहां पर एक एस सब शेल था अनशेयर्ड, एक था एस में अनशेयर्ड, एक था पी में अनशेयर्ड, तो या तो ये अलग से एस की अलग से पी की ओवरलैपिंग करवाता, पर इसने क्या सोचा, क्यों ना मैं इन दोनों को मिक्स करके नए ऑर्बिटल बना दूं 2। ये ऑर्बिटल क्या कहलाएगा, हाफ 50% एस कैरेक्टर 50% पी, तो ये कहलाएगा एसपी हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये भी एसपी हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब जब मैं इससे बॉन्डिंग करूंगा तो एक तो मैं पहले से ज्यादा बेहतर बॉन्डिंग कर पाऊंगा और दोनों के साथ एक जैसा व्यवहार कर पाऊंगा। बताइए समझ में आ गया क्या? यस, यही सबसे इंपॉर्टेंट था, इंट्रोडक्शन टू हाइब्रिडाइजेशन, जो मैंने आज कर दिया। अब नेक्स्ट क्लास में सीधे हाइब्रिडाइजेशन धूम धड़ाके से करेंगे। That's it for today everyone. God bless. Take care. Bye.